नमस्कारम। सो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। जो दो टर्म्स है स्टैटिस्टिक्स के, कोरिलेशन रिग्रेशन, ये ऑलमोस्ट बहुत ही स्टैंडर्ड्स के चैप्टर्स में आए हुए हैं। प्रोफेशनल लेवल पे भी आते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल पे भी ये जो टॉपिक्स है वो यूटिलाइज होते हैं। ओके, तो सर कोरिलेशन और रिग्रेशन है बहुत ही बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। सर क्यों डिफिकल्ट लगता है, ऐसा क्या रीज़न है कि बच्चों को डिफिकल्ट लगता है ये जो चैप्टर्स है? तो क्या है ना कि इसमें तो सबसे पहले फॉर्मूलेज है। ओके, कोरिलेशन के खुद के ही कम से कम 5 या 6 फॉर्मूलेज है। ओके, जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही याद रखने हैं। ओके, पहले तो मैं आपको फॉर्मूलेज क्लियर कर देता हूँ कितने फॉर्मूलेज है, और फिर उसके बाद रिग्रेशन के सिर्फ 4 फॉर्मूलेज है जो चारों के चारों आपको याद रखने पड़ते हैं। फिर क्या होता है ना, बच्चों को फॉर्मूलाज देख के डर लग जाता है। तो डर होने के बाद फिर जो ऑटोमेटिकली आपका जो ये रहता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो गिर जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मूलेज इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूलेज बहुत सिंपल है। आप एक दो बार पढ़ लोगे या फिर बायहार्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके याद आप याद रख पाओगे उनको। फिर उसके बाद आता है टेबल्स। रिग्रेशन और कोरिलेशंस में इंपॉर्टेंट है टेबल्स। टेबल्स जो रहते हैं वो थोड़े लेंथी रहते हैं, जो टाइम कंज्यूम करते हैं। ओके, और जब टेबल जब बनाते हैं तो बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो जब बच्चे मिस्टेक्स करते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सिस्टमेटिक या फिर प्रॉपर वे पता रहेगा ना कि टेबल कैसा फॉर्म करना है, कि टेबल में क्या क्या आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली सम सॉल्व कर लोगे। ओके, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले कोरिलेशन क्या होता है। ओके, कोरिलेशन जो एक टर्म है वो क्या होता है उसका हम आज थियोरेटिकल देखेंगे और फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोरिलेशन, ए एम टर्टल है जो स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कोरिलेशन का हमें फॉर्मूला डिफिनेशन दिया। कोरिलेशन इज द एनालाइज ऑफ द कोवेरियंस। ओके, कोवेरियंस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जब दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम एक साथ कंपेयर करेंगे तो उनका जो वैल्यू आएगा उनको हम कोरिलेशन बोलेंगे। ओके, जब एक या एक से ज़्यादा वैल्यू, जैसे कि हम हाइट को वेट से कंपेयर करेंगे या फिर हाइट वेट और एज को कंपेयर करेंगे, तब आपका कोवेरियंस फाइंड होगा। ओके, कोरिलेशन आएगा। हम उसको उस टर्म को बोलते हैं कोरिलेशन। तो आगे जाके हम उसके टाइप्स देख लेते हैं। जब आप टाइप्स देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि कोरिलेशन एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि एक तो पॉजिटिव रहता है या फिर नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। सर पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन मतलब, सर पॉजिटिव में क्या होता है ना, डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि डिमांड एंड सप्लाई इनवर्स प्रोपोर्शंस रहते हैं। ओके, जैसे कि डिमांड बढ़ता है तो प्राइस घटता है। ओके, और जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है। एम आई क्लियर? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, प्रोफेशनल लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे और इंस्टीट्यूट लेवल पे इकोनॉमिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है कॉमर्स वालों के लिए। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे बेसिक पार्ट रहता है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या बोलता है, अगर डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ा। तो वही हमें इधर कोरिलेशन में भी अप्लाई करना है। जैसे कि कोरिलेशन का जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो क्या बोलता है, इफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। ओके, क्या बोल रहा है, इफ टू वेरिएबल्स सेम इन द मूव डायरेक्शन, सेम इन द से मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। ओके, जैसे कि जब सप्लाई बढ़ता है, सॉरी, जब सप्लाई बढ़ता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल ऑफ सप्लाई दिया इधर, एग्जांपल ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई बढ़ता है तब प्राइस भी बढ़ती है, या फिर जब प्राइस बढ़ता है तब सप्लाई भी बढ़ता है, ऑटोमेटिक। ओके, वैसे ही इनवर्स प्रोपोर्शन में हम नेगेटिव देखते हैं जिसका हम बोलते हैं इनवर्स कोरिलेशन। ओके, इनवर्स कोरिलेशन क्या बोलते हैं, इफ टू वेरिएबल्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये क्या कहना चाहता है हमें, जब दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि एक वेरिएबल इधर जा रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल इधर जाएगा। ओके, तो जैसे कि हम देख, इधर मैंने एग्जांपल दिया है डिमांड का। सर डिमांड क्या होता है, डिमांड क्या होता है ना बच्चा, देखो, जब आप कोई भी प्राइस गिरती, किसी भी चीज़ की प्राइस गिरती है, जैसे कि अभी मैंगो का सीजन चल रहा है। ओके, जब मैंगो का प्राइस गिरेगा तब ज़्यादा मैंगो कंज्यूम करोगे, अगर मैंगो का प्राइस बढ़ेगा तो आप कम मैंगो कंज्यूम करोगे। ओके, तो डिमांड रहते हैं। जब ह्यूमन डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस कम रहेगा ना तभी हम शॉपिंग करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बड़े बड़े मॉल्स में 50% फ्लैट ऑफर रहता है, 30% फ्लैट ऑफर्स रहते हैं। तो क्या होता है कि डिस्काउंट जिधर मिलता है ना उधर पब्लिक ज़्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि उधर प्राइस कम रहती है। प्राइस जिधर कम है उधर डिमांड ज़्यादा है। तो वही डिमांड का एक फॉर्मूला है या फिर लॉ बोल सकते हो कि जब डिमांड बढ़ता है ना तब प्राइस घटता है। ओके सर, जैसे फिर प्राइस, सॉरी एक सेकेंड,
प्राइस गिरेगा, प्राइस तो डिमांड बढ़ेगा, इतना ही है। ये थे दो जैसे कि पॉजिटिव में क्या रहता है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या बोलता है, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन, जैसे कि हम इधर देख सकते हैं सप्लाई भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है। वैसे नेगेटिव में क्या हो रहा है, एक तो प्राइस बढ़ रही है या तो डिमांड गिर रहा है। अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगी। आई होप आपको ये पहला टाइप था जो समझ में आ गया। जो पहला टाइप क्या बोलते हैं हमें, एक तो पॉजिटिव रह सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। फिर आता है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन भी एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा एकदम कैलकुलेशन करने जैसा नहीं है। सिंपल में क्या है, सिंपल में हमें सिर्फ दो वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना रहता है। ओके, जो सिंपल कोरिलेशन का डेफिनेशन में आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, व्हेन देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स, क्या बोल रहा है, व्हेन देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स एंड द रिलेशन इज स्टडीड बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स। ओके, उन दोनों का जो रिलेशन है वो हमने स्टडी किया है सिर्फ वो दोनों दो वेरिएबल्स के बेसिस पे, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। सिंपल एज दैट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है हाइट और वेट। हाइट और वेट को आप अगर को रिलेट करोगे या फिर उनका कोवेरिएंस फाइंड करने जाओगे, जिसको हम कोरिलेशन बोलते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हम सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन सिंपल एज दैट कि आपको दो वेरिएबल्स, ओके, एक नहीं दो वेरिएबल्स तो कम से कम चाहिए कोरिलेशन में फाइंड करने के लिए। तो जब आप दो वेरिएबल्स को सॉल्व करोगे एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन। ओके, अगला जो उसी टाइप का एक पार्ट है उसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन, ओके, मल्टीपल कोरिलेशन अपोजिट है सिंपल के। मल्टीपल कोरिलेशन क्या बोलता है, जब आप एक वेरिएबल को बाकी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के साथ कंपेयर करोगे, तो आपका जो कोरिलेशन रहेगा वो बन जाएगा आपका मल्टीपल कोरिलेशन। मैं आप लोगों के लिए इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ। when there are more than two variables, okay, क्या बोल रहा है, when there are more than two variables and we study the relation between one variable and all other variables। क्या बोल रहा है, देखो, one variable and all others variable, मतलब एक वेरिएबल को अब बाकी जितने भी वेरिएबल्स रह सकते हैं आपके, अभी समझो आपके तीन वेरिएबल्स, ओके, 1 2 and 3। तो जब आप 1 को कंसिडर करोगे तो उसको कंपेयर करोगे 2 और 3 से। जब आप 1 को कंपेयर करोगे तो 2 और 3 से करोगे, जब 2 को करोगे तो 1 और 3 से करोगे। एम आई क्लियर? मल्टीपल कोरिलेशन क्या बताता है, आप जब एक वेरिएबल को बाकी बचे हुए जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे आपके उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपका बन जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन। ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अभी। तो इतना सब तक तो सब ठीक था। अभी तक तो कोई फॉर्मूला पढ़ाया नहीं सर आपने, तो आप बोल रहे थे कि फॉर्मूला ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। जो हमारे चाचा है, ओके, जो कार्ल पियर्सन, ओके, कौन, कार्ल पियर्सन चाचा, उन्होंने अलग ही मेथड लाया कोरिलेशन पढ़ने का। ओके, ये जो चाचा है हमारे कार्ल पियर्सन, उन्होंने अलग ही मेथड लाया कोरिलेशन पढ़ने का। उन्होंने क्या बोला 1890 में, कभी 1819 में उन्होंने बोला, ये सब तो ठीक था, आप लोगों ने इतना सब थ्योरेटिकल बना के रखा, बट प्रैक्टिकल का क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो ये थे कार्ल पियर्सन चाचा, हमारे पियर्सन चाचा बोल सकते हो हम उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर्मूलाज लाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने फॉर्मूलाज को क्या क्या पता है क्या, खुद का ही नाम दे दिया। तो फॉर्मूलाज वर नेम्ड आफ्टर कार्ल पियर्सन फॉर्मूला प्रॉपर्ली नोन एज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ओके, क्या बोला, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, मतलब खुद का ही फॉर्मूले को नाम दे दिया। तो जो कोरिलेशन के फॉर्मूलेज है उसका नाम क्या है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, एम आई क्लियर? फॉर्मूलेज किसने बनाए, कार्ल पियर्सन ने। नाम क्या है फॉर्मूलेज के, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, सॉरी कोएफिशिएंट्स कोरिलेशन। एम आई क्लियर? फॉर्मूलेज किसने बनाए थे, कार्ल पियर्सन ने बनाए थे। फॉर्मूलेज के नाम क्या है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया रहेगा। और सबसे पहले जब आप ये फॉर्मूलेज आए तो फॉर्मूलेज का नाम भी अलग बन जाता है। जैसे कि हमने मीन मीडियन मोड में ऑलरेडी देखा था, उनके भी फंक्शनल नेम्स अलग थे, प्रॉब्लम्स नेम अलग थे। तो इसका भी कोरिलेशन का भी उन्होंने डिनोट किया एज अ स्मॉल आर। स्मॉल आर कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, अभी जैसे कि कोरिलेशन हम लोग सब जगह पे कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, तो उन्होंने शॉर्टकट क्या बना दिया, आर। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एज डिनोट करता है आर से। इधर तक क्लियर है? आगे जाते हैं। ओके, अभी वो तो सब ठीक था।
फिर आपको डायरेक्ट आंसर भी बता दिया। जो काल चाचा थे हमारे एकदम फुल एकदम ग्रेट स्टैटिस्टिक्स थे वो, उनका स्टैटिस्टिक्स बहुत ही स्ट्रांग था, फिर मैथमेटिशियन भी थे वो। तो उन्होंने क्या क्या बताया, क्या हमें डायरेक्ट आंसर भी बता दिया कि आपका जो आंसर रहेगा ना वो हमेशा +1 और -1 के बीच आएगा। समझा नहीं? ये जो नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन पता रहेगी, नंबर लाइन है समझो, 0 1 और ये -1। ओके, ये नंबर लाइन है समझो। और जो आपका आंसर रहेगा ना वो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही घूमेगा। इससे ज़्यादा गया तो समझो आपका जो कोरिलेशन आपने जो फाइंड किया है वो गलत है। ओके, तो चाचा इतने अपने कॉन्फिडेंस थे, कार्ल पियर्सन चाचा अपने इतने कॉन्फिडेंस थे ना कि उन्होंने हमें डायरेक्ट आंसर भी बता दिया, आपका जो आंसर रहेगा ना इसके बीच में ही आएगा। ओके, इसके अलग गया, जैसे कि अभी समझो -2 भी गया या फिर -1.1 भी चला गया समझ गो, तो आपका आंसर रॉन्ग है। एग्जैक्ट एक तो -1 तो आएगा या फिर और +1 तो आएगा या फिर 0 या फिर कुछ उनके बीच में जो पॉइंट्स रहते हैं उसमें आएगा। बट 1 के एक्सीड नहीं जाएगा या फिर वो -1 से कम नहीं हो सकता। ओके, आई होप आपको इधर तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बिंदास, कोई इशू नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ रहा है। फिर अभी बात आती है सर फॉर्मूलेस की। ओके, अभी हमारे जो चाचा है उन्होंने जो हमारे लिए फॉर्मूलेस क्रिएट करके रखे थे उसको डिस्कस करते जैसे कि मैंने बताया था, कार्ल पियर्सन चाचा जो है हमारे, उन्होंने क्या किया, खुद का ही नाम दे दिया। तो फॉर्मूलेस का नाम क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोवेरियंस मेथड, या फिर कोवेरियंस मेथड बोल सकते हो या फिर कार्ल पियर्सन्स मेथड बोल सकते हो। आ गए फॉर्मूले, देखो दिखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं ना एकदम, सर क्या 3-3 फॉर्मूलेस दे के रखे, इसमें से पढ़ेंगे कब, बाहर कब करेंगे वो तो अलग ही रह गया सर, पढ़ेंगे कब। मैं सच्चे बता रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से आपने जो मेन मीडियन मोड में किया था ना वही इधर करना है हमें। क्या वैल्यूज निकालनी है, पुट ऑन करनी है, सॉल्व करनी है। इंस्टीट्यूट लेवल पे ज़्यादा करके क्वेश्चंस आते हैं तो इंस्टीट्यूट लेवल पे कैलकुलेटर यूज अलाउड रहता है। 11th-12th में कॉलेज लेवल पे ज़्यादा करके नहीं होता, तो फिर आप लोग कॉलेज लेवल पे खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट आप जैसे ही कॉलेज लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है, इंस्टीट्यूट लेवल या फिर प्रोफेशनल लेवल पे आप चले जाते हो तो वहाँ पे आप कैलसी यूज़ कर सकते हो। तो कैलसी यूज़ करने को आपको एक बार जब मिल गया तो आप ऑटोमेटिकली बाकी के इस कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएंगे आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, जो पहला फॉर्मूला है वो सिर्फ हमें नाम के लिए दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, पहला फॉर्मूला सिर्फ नाम के लिए दिया है। नाम के लिए क्यों दिया है, क्योंकि सर इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना इसके ऊपर पहले तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं रहता कि हमें एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक ही पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप कौन सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो मैं तो ज़्यादा करके प्रीफर करता हूँ बच्चों को कि ये फॉर्मूला के साथ जाओ। तो पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, हम लोग स्टडी सारे फॉर्मूलेस करेंगे, बट अप्लाई कौन सा करेंगे, ये अप्लाई करते समय हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है ना दिखने में बड़ा दिख रहा है पर कैलकुलेशन बहुत छोटे, ये दिखने में सबसे छोटा दिख रहा है। ओके, ये दिखने में सबसे छोटा दिख रहा है बट इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूलेज है या फिर इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इसका जो टेबल रहता है वो बहुत बड़ा बन जाता है। ओके, टेबल बहुत ही बड़ा बन जाता है, कुछ 6-7 कॉलम का तो टेबल बन जाता है। तो इतना हमें मगजमारी नहीं करना, हमें जितना शॉर्टकट में कर सकते हैं हम उतना शॉर्टकट में करेंगे। ओके, तो पहला फॉर्मूला क्या बताता था हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आर, ये जो आर है आपका, एक मिनट मेरे को कलर अच्छा से लेने दो। ये जो आर है, आर क्या बोलता था हमारा, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे जो x बार दिया ना, x बार मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कोवेरिएंस जब आप कोरिलेशन जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास 2 वेरिएबल तो रहेंगे कम से कम। कितने वेरिएबल रहेंगे, 2 वेरिएबल। तो जब x बार क्या होगा पता है, इसका जो टोटल रहेगा, इसका टोटल उसको जैसे कि समीशन ऑफ x अपॉन n, मीन याद है, मीन x का मीन फाइंड करना है हमें, x का मीन फाइंड करना है। तो वो बन गया आपका x बार, फिर बनता है आपका y बार। अगर आपको मीन पता नहीं है क्या है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट बना के रखे सेपरेट स्टैटिस्टिक्स के लिए स्पेशली। उसमें पहला ही लेक्चर ऑलमोस्ट आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर ही रहेगा, मीन सेकंड लेक्चर ही मीन का है, तो आप लोग वो स्टडी कर सकते हो वहाँ पे जाके। ओके, तो ये बन गया हमारा मीन y बार। सो y बार भी मीन ही है, y का मीन निकालना पड़ेगा हमें। सो बाकी ये जो y है वो
ये आपको जब सम सॉल्व करूंगा ना तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इधर करना क्या है। इसका सबमिशन ले लिया सर, इसको इंटू करके ओके सर, ये बहुत ही बड़ा ये बन जाता है तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। अंडर रूट सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अंडर रूट वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारा पहला फॉर्मूला जो कि हमें नेग्लेक्ट करना है। इस पे ऊपर के क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आए भी ना तो डायरेक्ट आपको वैल्यू दी रहेगी। क्या कैसे दी रहेगी पता है क्या? सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 6। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस आप समझ के चलो। अंडर रूट सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर द होल अंडर रूट सॉरी सबमिशन y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। आपको वैल्यूज दिए समझो, x माइनस एक्स बार द होल y माइनस वाई बार, इसकी वैल्यू दी आपको 6। फिर आपको दिया है x सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सबमिशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आपको 3 वैल्यूज दिए, तो आपको यही वैल्यूज उठा के पुट ऑन करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ, r इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 6 कहाँ से आ गया? क्योंकि देखो ना पूरे टर्म की वैल्यू दी है हमें, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 6। तो हमें उठा के पूरी की पूरी उठा के डाल देने इधर। फिर उसके बाद इधर आ जाएगा आपका, आपको ये भी दिया सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू, फिर आ जाएगा आपको y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर की वैल्यू दी आपको 4 इंटू 4। तो इसका आपका आंसर आएगा 6 डिवाइड बाई 12। तो जब 6 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। देखो 0.5 आ गया, जो कि ये ना कि वो 1 से ज़्यादा है ना कि -1 से कम है, ये बीच में गिर रहा है। तो ये बन गया आपका कोरिलेशन। ओके, ये सिंपल रहता है, ये तो मैंने डायरेक्टली दे दिया, और इसके ऊपर के जो सम्स आते हैं वो भी डायरेक्टली आते हैं, तो इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे का फॉर्मूला देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगले लेक्चर में हम इसी फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? एन मतलब सर, एन मतलब हमारा पहले से पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू सबमिशन ऑफ एक्स वाई मतलब जो आपका एक्स और वाई रहेगा वो रहेगा माइनस एक्स सबमिशन ऑफ एक्स इनटू सबमिशन ऑफ वाई द होल अपॉन अंडर रूट। देखो अंडर रूट, देखो ये तो अंडर रूट है ना, ये अलग अलग है, ठीक है बेटा। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर उसका अंडर रूट निकाल दोगे। नहीं, दोनों का अंडर रूट अलग अलग निकालना है हमें। अंडर रूट एक बार आपका निकल गया, फिर आपको उनको मल्टीप्लाई करना है। ओके, पहले ही मल्टीप्लाई करके दोनों का एक साथ अंडर रूट नहीं निकालना है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हम उसका अंडर रूट निकालेंगे। आई होप आपको क्लियर है इधर तक। ये भी फॉर्मूला जब आपको अभी फॉर्मूलाज डिफिकल्ट लगेंगे, बट अगले लेक्चर में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को सम के साथ तो ईजी लगेंगे। सर ये डी आ गया इधर, डी ये भी मेरे को टेबल के साथ ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ ये लेक्चर में देख लो कि फॉर्मूलेज होते कैसे। डी एक्स डी वाई माइनस सबमिशन ऑफ डी एक्स सबमिशन ऑफ डी वाई द होल अपॉन एन। डी कुछ इतना बड़ा नहीं है या फिर एक नहीं है, क्या आपका जो सबमिशन रहेगा ना, सबमिशन ऑफ एक्स या फिर सबमिशन ऑफ वाई, इसको आपको हर एक टर्म के साथ माइनस करना है। जब हर एक टर्म के साथ आप माइनस करोगे तो आपका मिल जाएगा आपका डी का एक ऑटोमेटिकली कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो जब आपका डी का कॉलम क्रिएट हो जाएगा ना, तो ये जो वैल्यूज है ना वो ऑटोमेटिकली या फिर इजीली आपको फाइंड आउट करने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद नीचे भी देखो सर अंडर रूट में टर्म्स है, तो जो अंडर रूट में टर्म्स रहते हैं ना वो हमें उसी अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करके उधर के उधर ही पहले सॉल्व करने रहेंगे। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी, समझो इसके अंदर आ गए आपको 3 वैल्यू बच गई और इधर 4 वैल्यू बच गई, तो फिर इसका अंडर रूट 3 करना पड़ेगा हमें और अंडर रूट 4 9 पकड़ लेते हैं फिलहाल के लिए, ताकि आप लोगों के लिए इजी गिरे। नहीं तो इधर अंडर रूट 3 निकालते बैठूंगा तो आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। ओके, इधर 9 पकड़ते और इधर 4,
तो √9 कितना होता है सर? √9 होता है कुछ 3 बचता है इधर, और इधर 2 बचता है, तो इनको मल्टीप्लाई करो 6, फिर उधर फिर आपको ऊपर वाले जो भी आपका ऊपर जो नंबर रहेगा, समझो कुछ रहेगा आपका 3 रहेगा, फिर आपको उसके साथ डिवाइड करना है। इतना क्लियर है? तो ये थे हमारे कोरिलेशन के कुछ फॉर्मूलेस, कुछ नहीं 3 ही है, ज़्यादा नहीं है। और जो कोरिलेशन के मैंने बताए थे कि 6 फॉर्मूलेज है, वो धीरे धीरे आएंगे। फिलहाल के लिए तो आपको सिर्फ 3 ही फॉर्मूलेज पढ़ने, और उसमें के भी सिर्फ ये 2 याद रखने हैं आप लोगों को। मेजरली तो ये माइनर है, ये किया तो आप इस फॉर्मूले से भी जा सकते हो अगर आपको इजी लग रहा है तो, नहीं तो ज़्यादा करके बच्चे, या फिर मैं भी यही प्रीफर करता हूँ कि आप इसी फॉर्मूले से सम सॉल्व करो, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशंस रहते हैं वो कम रहते हैं, और आपको जो टेबल बनाना पड़ता है उसका वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, वो भी इजीली आप बना सकते हो। आई होप आपको कोरिलेशन एक्चुअल में होता क्या वो समझ में आया रहेगा। अगले लेक्चर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो और भी आपको ईजी लगेगा। तो स्टे ट्यून, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। अगर आपको इस अभी तक जो भी मैंने सिखाया आप लोगों को उसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए, और चैनल्स के लिंक से आप डायरेक्टली चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे हमें पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आपको अगर मैसेज करना है तो आप पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको अगर मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो ये मेरा नंबर है 7499182616। ये मेरा पर्सनल नंबर है। प्लीज़ काइंडली सिर्फ व्हाट्सअप करो, मुझे व्हाट्सअप कर देना। अगर आप व्हाट्सअप कर दोगे तो मैं आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि कॉल जब उठाऊंगा नहीं तो आप लोगों को शायद बुरा लग सकता है, क्योंकि इतने बिजी रहते हो, डे टू इवनिंग तक इतना काम रहता है, फिर नाइट में पर्सनल फैमिली टाइम देना पड़ता है, तो फिर हम लोग को कॉल उठाने को थोड़ा टाइम नहीं मिलता। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप पे ही मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपके जितने मैक्सिमम लेवल पे डाउट्स रहेंगे मैं सॉल्व कर दूंगा। ना कि इसी टॉपिक रिलेटेड, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मैंने आज कोरिलेशन पढ़ा है तो सिर्फ आप कोरिलेशन पे ही डाउट पूछो। आपको दूसरा कोई भी सब्जेक्ट पे डाउट रहेगा या फिर दूसरा कोई भी टॉपिक पे रिलेटेड डाउट रहेगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द डे, स्टे सेफ, थैंक यू।